एग्ज़ाम जब देने जाए ना, एक ही चीज़ होना चाहिए, आपके दिमाग में बिल्कुल परफेक्शन के साथ हर एक क्वेश्चन के आंसर बैठे होने चाहिए। वो होगा कैसे? उसके लिए आपको जो भी कुछ पढ़ा है उसको एग्ज़ाम से ठीक पहले रिवाइज कर लेना होगा। कौन कौन से क्वेश्चन के आंसर कैसे कैसे लिखे जाते हैं, एमसीक्यूज़ के आंसर कैसे लिखे जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन कैसे होते हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन कैसे होते हैं, सब कुछ। तो रिवीजन के इस सिलसिले में मैं रिवाइज करवा रहा हूँ आपको इकोनॉमिक्स के टॉप 10 ऐसे क्वेश्चंस जिसके आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर 50-50 नहीं, मैं कहूँगा 80-20 की प्रोबेबिलिटी, 80% चांस है कि इन्हीं कुछ क्वेश्चन में से आपके एग्जाम में फंस जाए। आप किसी भी बोर्ड से है, आप यूके है, यूपी, एमपी, बिहार का तो पेपर हो चुका है, आरबीएसई से है या किसी भी स्टेट बोर्ड से है, आपके लिए ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। अब इन क्वेश्चन के विद आंसर, क्योंकि ऑलरेडी सारे क्वेश्चंस मैं करवा चुका हूं, तो इसलिए इस सीरीज का मैंने नाम रखा है रिवीजन सीरीज, जहां पर आपको लगातार रिवाइज करवा जाएगा अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस की। चलिए टॉप 10 क्वेश्चंस की बात करेंगे, जिसमें सबसे नंबर 1 और सबसे पहला क्वेश्चन ये है। और ध्यान में रखिएगा, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके आने के चांसेस आपके एग्जाम में लगभग 99.9% है। क्वेश्चन क्या होता है? राष्ट्रीय आय की गणना करने की किन्हीं दो विधियों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। वैसे तो राष्ट्रीय आय की जब गणना करते हैं, ठीक है, यहाँ पर राष्ट्रीय आय लिखना भूल गए, राष्ट्रीय गणना करने की 3 विधियां हैं, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में किन्हीं दो विधियों, कोई भी 3 में से किसी भी 2 विधि जो आपको पता है उसके बारे में लिख दीजिए। राष्ट्रीय गणना की 3 विधियां कौन कौन सी है? उत्पाद विधि, इसको मूल्य वृद्धि विधि कहते हैं, आय विधि और व्यय विधि। यहाँ पर मैं 2 विधि बता रहा हूँ। एक है मूल्य वृद्धि विधि। मूल्य वृद्धि विधि के अंतर्गत क्या किया जाता है ना, किसी भी देश में उत्पादित समस्त वस्तु और सेवाओं के अंतिम मूल्य का योग किया जाता है। इसके अंतर्गत एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तु और सेवाओं के शुद्ध मूल्य ज्ञात किया जाता है, उसका आपस में जोड़ दिया जाता है। तो राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए यहाँ पर अलग अलग स्टेप्स है, क्योंकि थ्योरेटिकल है तो सारे स्टेप लिखना है। सबसे पहला स्टेप में किया जाता है उत्पादन क्षेत्रों की पहचान, हेडिंग वाइज, जैसा कि मैंने दिया है ना, ये परफेक्ट है। तो आपके जो मतलब 5 मार्क्स का क्वेश्चन है या 10 मार्क्स का है या 8 मार्क्स का है या 7 मार्क्स, अलग अलग बोर्ड में अलग अलग, जैसा भी है वो पूरे मार्क्स में है। देखिए ज़्यादा नहीं है, लेकिन स्टेप टू स्टेप है। सबसे पहले पहला कदम में उत्पादन के तीनों क्षेत्रों की पहचान करनी है। पहला क्षेत्र होता है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा क्षेत्र होता है द्वितीयक क्षेत्र और तीसरा क्षेत्र होता है सेवा क्षेत्र, ठीक है। इसके बाद दूसरे कदम में क्या कहते हैं? उत्पाद मूल्य की गणना। जितने भी क्षेत्र है सभी क्षेत्रों के उत्पाद मूल्यों को आपस में जोड़ा जाता है तो कुल उत्पाद मूल्य आ जाता है। कुल उत्पाद मूल्य में से हम मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को घटा देते हैं तो अंतिम वस्तु का मूल्य हो जाता है। इसके लिए दूसरी विधि का प्रयोग किया जा सकता है, बिक्री प्लस स्टॉक में परिवर्तन। तीसरे कदम में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, और राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए यहाँ पर 3 सबसे पहले निकाला जाता है सकल मूल्य वृद्धि। सकल मूल्य वृद्धि निकालने के लिए बिक्री में से स्टॉक में परिवर्तन जोड़ा जाता है, उसमें से मध्यवर्ती मूल्य को घटा दिया जाता है। यहाँ से आ गया जीडीपी-एमपी, जिसको बोलते हैं जीबीए, सकल मूल्य वृद्धि। अब सकल मूल्य वृद्धि में से शुद्ध अप्रत्यक्ष कर और मूल्यह्रास को घटा देंगे तो एनडीपी-एफसी आ जाएगा, शुद्ध मूल्य वृद्धि। और शुद्ध मूल्य वृद्धि में विदेशों से प्राप्त संसाधन को जोड़ देंगे, तब जाके आपका राष्ट्रीय ज्ञात हो जाएगा। ये आपकी पहली विधि है। स्टेप टू स्टेप हर एक चीज़ का लिखा कैसे कैसे आता है, लिखना ही है, आपको एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं होती है। दूसरी विधि है आय विधि। आय विधि के अंतर्गत एक देश के समस्त नागरिकों के द्वारा अर्जित किए गए साधन आयों का योग करके राष्ट्रीय आय की गणना, यहाँ पर आयों का योग किया जाता है। तो आय कौन कौन सी होती है उनके बारे में लिख दीजिए। अगर हम आयों की बात करते हैं, सबसे पहले कदम में उत्पादन क्षेत्र के अंतर्गत 4 प्रकार की आय होती हैं। एक है भूमि से प्राप्त होने वाली आय, जिसको हम बोलते हैं लगान। पूंजी से प्राप्त होने वाली आय, जिसको हम बोलते हैं ब्याज। श्रम से प्राप्त होने वाली आय, पारिश्रमिक और साहसी को प्राप्त होने वाली आय। लाभ और स्वरोजगार से प्राप्त होने वाली आय, मिश्रित आय, ठीक है। सभी प्रकार की आयों को पता कर लेंगे। अगले स्टेप में घरेलू आय की गणना की जाएगी। घरेलू आय के लिए सभी आयों को आपस में जोड़ा जाएगा, ब्याज, लगान, लाभ, पारिश्रमिक, मिश्रित आय, सबको जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा घरेलू आय। और घरेलू आय से तीसरे कदम में राष्ट्रीय आय की गणना की जाएगी, उसके लिए सिर्फ विदेशों से प्राप्त संसाधन को जोड़ दिया जाएगा। ये आपके 2 विधियां हैं, और इन 2 विधियों में से कोई भी एक विधि को बेसिकली एग्जाम में एक विधि पूछा जाता है कि राष्ट्रीय गणना करने की व्यय विधि के बारे में बताइए, आय विधि के बारे में। तो आप आय विधि और उत्पाद विधि के बारे में सबसे ज़्यादा पढ़िएगा, क्योंकि इसके आने के चांस सबसे ज़्यादा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएं सविस्तार बताइए। देखिए बाजार के अलग अलग रूप है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, एकाधिकार बाजार, अल्पाधिकार बाजार, एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार। ये चारों ही बाजार अपने आप में इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट वाला बाजार है वो है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषताओं के बारे में अक्सर पूछा जाता है। लॉन्ग क्वेश्चन में कम से कम 6 विशेषताएं तो आप जरूर बताइएगा, जैसे कि यहाँ पर मैंने आपके सामने दे रखा है। सबसे पहली विशेषता क्या है, क्रेता और विक्रेता से हेडिंग और पॉइंट बनाए लिखिए। देखिए अब मैंने किसी का भी जो है बेसिकली थ्योरेटिकल हिसाब से मैंने पैराग्राफ हिसाब से नहीं लिखा है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में पैराग्राफ के हिसाब से लिखने से क्या होता है ना, मार्क्स कम आने के चांस होते हैं। लेकिन अगर स्टेप टू स्टेप लिखेंगे तो मार्क्स आने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक हेडिंग और उसके बारे में एक लाइन एक्सप्लेनेशन, समरूप बस्ती है उसके बारे में एक्सप्लेनेशन, जो भी हेडिंग है उसके बारे में 1 या 2 लाइन में एक्सप्लेनेशन दीजिए। ऑटोमेटिक ये बहुत लंबा पेज का आपके 1 से 1.5 पेज भर जाएगा, क्योंकि कहीं कहीं होता है ना पेज भरने के नंबर मिलते हैं कई सारे, क्योंकि बेसिकली स्टेट बोर्ड में देखा जाता है जो नोटबुक होता है गवर्नमेंट टीचर चेक करते हैं, और गवर्नमेंट टीचर पढ़ते कम है, देखते हैं ये है कि क्या कितना ज़्यादा लिखा है। जिस बच्चे ने पेज ज़्यादा भरा है उसके मार्क्स मिल जाते हैं। तो इकोनॉमिक्स में ऐसा खेल कम चलता है, इसलिए आप कोशिश कीजिएगा स्टेप टू स्टेप लिख के हेडिंग उसका एक्सप्लेन लिख के, ताकि आपको मार्क्स पूरे मिले। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन हुआ। क्वेश्चन नंबर 3, भुगतान संतुलन की परिभाषा दीजिए, इसकी मुख्य मदों के बारे में समझाइए। भुगतान संतुलन के बारे में पहले लिखिए। भुगतान संतुलन एक देश का दूसरे देश के साथ एक निश्चित अवधि में किए गए आर्थिक लेन देन या प्राप्ति और भुगतानों का विवरण होता है, जिसमें सभी प्रकार की मदों को सम्मिलित किया जाता है। इसकी मुख्य मदें, अब भुगतान संतुलन के अंतर्गत सभी प्रकार की मदें आती हैं, और सभी प्रकार की मदों के बारे में लिख दीजिए, उसके एक्सप्लेनेशन दे दीजिए और एक एक एग्जाम्पल दे दीजिए। जैसे इसमें सबसे पहले क्या शामिल होता है, दृश्य मदें। दृश्य मदें जो भौतिक वस्तुएं होती हैं, जैसे मशीनें होगी, फर्नीचर। अदृश्य मदें जो सेवाओं के रूप में होता है, जैसे यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल दिया, आप लिख देगा, जैसे जहाज रानी सेवाएं, जैसे बीमा सेवाएं, जैसे बैंकिंग सेवाएं, ये सब इसके अंतर्गत शामिल होता है। पूंजीगत प्राप्तियों और भुगतानों को शामिल किया जाता है। पूंजीगत अंतरण के अंतर्गत क्या आ जाता है, जैसे इसमें आ जाता है ऋण आ जाता है, इसमें आ जाता है निवेश आ जाता है, चाहे वो सरकारी निवेश हो, गैर सरकारी निवेश हो। एक पक्षीय अंतरण, ऐसे सौदे होते हैं, ये इस प्रकार की ये मदें होती हैं जो एक पक्षीय होता है, या तो प्राप्त किया जाता है या दिया जाता है, जैसे दान हो गया, स्कॉलरशिप हो गया, उपहार, आर्थिक सहायता होगी आदि। तो आप इन सब के बारे में एक्सप्लेनेशन दीजिए, आपको मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज़्यादा। आप रिजर्व बैंक के कार्य, व्यापारिक बैंकों के कार्य और मुद्रा के कार्य, इन तीनों कार्यों को जरूर पढ़िएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर ये बता दीजिए, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रमुख कार्य, बैंक है क्या, रिजर्व बैंक क्या है। भारतीय रिजर्व बैंक देश की मौद्रिक और बैंकिंग व्यवस्था की शीर्षस्थ मतलब सबसे ऊपर वाली संस्था है, जो चलन साख का विकास, नियमन और नियंत्रण, राष्ट्र के आर्थिक विकास और आर्थिक स्थिरता के उद्देश्य से करती है। आप बात करेंगे भारतीय रिजर्व बैंक के प्रमुख कार्य। अगर 6 नंबर का क्वेश्चन है तो कम से कम 6 से 7 कार्य लिखिए। बेसिकली इसके 7 प्रमुख कार्य है। लॉन्ग क्वेश्चन है, जितने भी कोई याद है, जितने ज़्यादा से ज़्यादा कार्य याद है वो लिख दीजिए, और उस कार्यों के बारे में एक एक 2 लाइन में एक्सप्लेनेशन दे दीजिए। जैसे नोटों का निर्गमन, इसका पहला कार्य हो गया। फिर हो गया सरकार के बैंकर के रूप में कार्य हो गया, ठीक है। बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करना हो गया। अंतिम ऋणदाता के रूप में कार्य हो गया। विदेशी विनिमय कोषों के संरक्षण के रूप में किया जाने वाला कार्य हो गया। साख का नियंत्रण करना हो गया। ये सभी जो है केंद्रीय बैंक के प्रमुख कार्य है। और इन कार्यों के बारे में देखिए, हम जैसे बैंकों के बैंक के रूप में लिखिए, प्रत्येक देश में केंद्रीय बैंक बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करती है। मतलब प्रत्येक बैंक अपने पास जो आवश्यक जो जमा होती हैं उनको केंद्रीय बैंक जमा करता है। जब आवश्यक ऋण की जरूरत होती है तो केंद्रीय बैंक से ऋण ले लेती है। तो इस प्रकार से आपको लिखना है हर एक चीज पॉइंट के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य निर्धारण की व्याख्या कीजिए। एक क्वेश्चन मैंने बताया था पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताओं के बारे में। अब यहां पर हो गया मूल्य निर्धारण के बारे में। देखिए, संतुलन मूल्य का निर्धारण कैसे होता है, पूर्ण प्रतियोगिता में बाजार संतुलन कैसे होता है, सब एक ही चीज है। पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य निर्धारण के बारे में प्रोफेसर मार्शल के कॉन्सेप्ट को लिखना है। प्रोफेसर मार्शल ने क्या कहा था कि किसी भी पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में 2 पक्ष होते हैं। ध्यान से सुनिएगा,
दो पक्ष होते हैं, एक होता है क्रेता पक्ष और एक होता है विक्रेता पक्ष। क्रेता पक्ष को बोलते हैं मांग पक्ष और विक्रेता को बोलते हैं पूर्ति पक्ष। एक क्रेता हमेशा कम से कम कीमत पर अधिक से अधिक सामान खरीदना चाहता है और एक विक्रेता हमेशा अधिक से अधिक कीमत पर ज़्यादा से ज़्यादा सामान बेचना चाहता है। तो एक ऐसा बिंदु, एक ऐसी कीमत जहां पर क्रेता खरीदने के लिए, विक्रेता बेचने के लिए तैयार होता है, उस बिंदु पर उस वस्तु का कीमत निर्धारण होता है, जिसको संतुलन कीमत के नाम से जानते हैं। इसका मतलब ये हुआ, प्रोफेसर मार्शल ने सीधा सा कहा है, एक ऐसा बिंदु जहां पर मांग और वस्तु की पूर्ति दोनों बराबर हो, उस बिंदु पर वस्तु का मूल्य निर्धारित हो जाता है। बाकी इसके बारे में आप जितना अच्छा एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं अपने हिसाब से, जैसा कि मैंने आपको समझाया है। इसके बाद जरूरी हो जाता है इसकी एक्सप्लेनेशन को पूरा करने के लिए एक टेबल और उसका डायग्राम बनाने के लिए। वस्तु की कीमत पर उसकी मांग और वस्तु की कीमत पर उसकी पूर्ति को दर्शाइए। जहां एक ऐसी कीमत जहां पर उसकी मांग और पूर्ति दोनों आपस में बराबर है, तो यहां पर मांग और पूर्ति, तो इसी को बोलेंगे संतुलन स्तर। क्या बोल देंगे? संतुलन स्तर। ये वही स्तर है जहां पर जब वक्र बनाएंगे तो ये तो हो गया मांग वक्र और ये हो गया पूर्ति वक्र। ये बिंदु ई पर दोनों आपस में प्रतिच्छेद करते हैं, तो जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं इसको बोलते हैं संतुलन बिंदु। क्या बोलते हैं? संतुलन बिंदु। और इस बिंदु से ठीक सामने वाला ये जो पी है, इसको बोलते हैं संतुलन कीमत और ये है संतुलन मात्रा, तो इसको बोलते हैं बाजार संतुलन। यहां पर एक बार लिख कि जब वस्तु की कीमत 6 है तो मांग और पूर्ति दोनों ही 60 यूनिट का है, मतलब यहाँ 6 पर ही एक विक्रेता और क्रेता खरीदने बेचने के लिए तैयार हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांग की कीमत लोच से आप क्या समझते हैं, कितने प्रकार की होती है? मांग की कीमत लोच को कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग भी है। तो सबसे पहले मांग की कीमत लोच के बारे में लिखिए। मांग की कीमत लोच का मतलब होता है कि वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन की से उसकी मांग में होने वाले परिवर्तन के बीच के अनुपातिक संबंध, जिसको इस फॉर्मूले के थ्रू दर्शाया जाता है कि मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बटे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। अब बात करेंगे कितने प्रकार की होती है, तो मांग की कीमत लोच 5 प्रकार की होती है। 5 प्रकार मतलब पांचों को लिखना है, पांचों को एक्सप्लेन भी करना है और चाहो तो उसका डायग्राम भी दे दो। सबसे पहले सापेक्ष लोचदार मांग, एक ऐसी स्थिति जहां पर वस्तु की कीमत में जितना परिवर्तन होता है उसकी तुलना में मांग की मात्रा में अधिक परिवर्तन होता है। तो ऐसे में जब इसका डायग्राम बनाएंगे तो इस तरह से बनाएंगे कि यहां पर वस्तु की कीमत के तुलना में, वस्तु की कीमत यहां पर है, मांग यहां पर है, ठीक है। वस्तु की कीमत में परिवर्तन हुआ ये वाला इतना, और उससे मांग में परिवर्तन हुआ देखिए ज़्यादा। वस्तु की कीमत की तुलना में मांग की मात्रा में ज़्यादा परिवर्तन होता है, इसको सापेक्ष लोचदार मांग कहते हैं। सापेक्ष बेलोचदार मांग, एक ऐसी स्थिति जहां पर मांग की लोच 1 से कम होती है। ये तभी होता है जब वस्तु की कीमत में जितना परिवर्तन होता है ना, उसकी तुलना में मांग में कम परिवर्तन होता है। फिर है इकाई लोचदार मांग, जहां पर एक लोच 1 के बराबर होती है। एक ऐसी स्थिति जहां पर वस्तु की कीमत में जितना परिवर्तन होता है उतना ही मांग में परिवर्तन हो जाता है। बेसिकली सामान्य वस्तु की कैटेगरी में होता है जो दिनचर्या के में प्रयोग होता है। पूर्णतः लोचदार मांग जहां पर मांग इन्फिनिटिव होता है। इस तरह से एक ऐसी स्थिति वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो या ना हो, लेकिन वस्तु की मांग में बहुत अधिक परिवर्तन होता है, तो उस स्थिति में पूर्णतः, और इसी स्थिति में जो मांग का वक्र है वो एक्स एक्सिस के समानांतर बन जाता है इस तरह से, क्योंकि कीमत में परिवर्तन हुआ नहीं, केवल मांग की मात्रा में परिवर्तन हो जाता है, इसलिए एक्स एक्सिस के समानांतर बनता है। और लास्ट है पूर्णतः बेलोचदार मांग, एक ऐसी स्थिति जहां पर कीमत में परिवर्तन तो होता है लेकिन वस्तु की मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये होता है अनिवार्य वस्तु की कैटेगरी में, जैसे नमक हो गया, दाल चावल, इनकी कीमत कितना भी ऊपर नीचे हो जाए मांग में परिवर्तन नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में इसका जो मांग वक्र होता है ये वाई एक्सिस के समानांतर होता है कि केवल कीमत में परिवर्तन हो गया लेकिन मांग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदासीनता वक्र विश्लेषण द्वारा उपभोक्ता के संतुलन की व्याख्या कीजिए। अगर आप उत्तराखंड बोर्ड, यूपी बोर्ड और मध्य प्रदेश बोर्ड की स्टूडेंट है तो लिख के रख लीजिए, इस साल आने के चांस बहुत ज्यादा है इसका। उदासीनता वक्र विश्लेषण की सहायता से उपभोक्ता की संतुलन की व्याख्या। देखिए सबसे पहले उपभोक्ता संतुलन क्या होता है, एक ऐसी स्थिति जहां पर उपभोक्ता जितना व्यय करता है उसकी तुलना में जब उसको संतुष्टि की प्राप्ति होती है ना वो अधिक होती है।
प्रत्येक उपभोक्ता चाहता है कि मैं अगर किसी वस्तु पर पैसा लगा रहा हूं तो उससे मिलने वाली संतुष्टि ज़्यादा से ज़्यादा हो। संतुष्टि का स्तर जितना ज़्यादा होगा मतलब वो संतुलन में है। तो उदासीनता वक्र में संतुलन कैसे दर्शाएंगे? उदासीनता वक्र जितना ऊंचा बनेगा, ऊपर बनेगा, संतुलन का स्तर भी उतना ज़्यादा होगा। तो उदासीनता वक्र में संतुलन को दिखाने के लिए बजट रेखा आ जाता है। तो यहाँ पर बजट रेखा का प्रयोग करते हैं, साथ ही उदासीनता वक्र का प्रयोग करते हैं, उसके माध्यम से संतुलन को दर्शाया जाता है। और उदासीनता वक्र विषय में उपभोक्ता के संतुलन को दर्शाने के लिए दो प्रमुख शर्तें हैं। पहली शर्त है कि उदासीनता वक्र कीमत रेखा को स्पर्श करता हुआ होना चाहिए। कीमत रेखा और बजट रेखा एक ही है। और यहाँ पर वक्र कुछ इस प्रकार से बनता है। ये जो RS दिख रहा है आपको, ये है कीमत रेखा, क्योंकि कीमत रेखा आपको पता है ना, जो वस्तु की कीमत और उपभोक्ता की आय के संयोग से बन के होता है, जो एक स्टेट होता है। फिर ये जो IC है इसको बोलते हैं उदासीनता वक्र। जहां पर ये दोनों आपस में छू रहे, ये बिंदु E पर, इसी बिंदु पर उपभोक्ता संतुलन में होगा, क्योंकि यहाँ पर उसको संतुलन और उसका जो बजट दोनों ही आपस में मैच कर रहे हैं। लेकिन इस बिंदु क्या हमेशा बना रहेगा? तो दूसरा पॉइंट होना चाहिए कि स्थायी संतुलन के लिए संतुलन बिंदु पर उदासीनता वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होना चाहिए। एक ऐसा बिंदु जहां पर केवल छूए ही ना, केवल छूए ही ना, छूने के बाद वो उल्टी दिशा में भागता होना चाहिए। लेकिन कभी कभी होता है बिंदु ये आके फिर यहाँ आके वापस आ जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर बिंदु E है तो सही है, बिंदु K पर कभी संतुलन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर उदासीनता पर वापस घूम के आ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बिंदु E पर ही एक उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में होगा। क्वेश्चन नंबर 8, कुल आय, औसत आय एवं सीमांत आय को एक काल्पनिक तालिका के द्वारा रेखा चित्र की सहायता से समझाइए। कुल आगम, कुल आय मतलब आगम। देखिए आगम यहाँ पर इसके अलग अलग नाम है। एक तो आय हो गया, कंफ्यूज नहीं होना है इसलिए मैं बता दे रहा हूं। दूसरा इसका नाम आगम हो गया और तीसरा नाम हो गया संप्राप्ति। इंग्लिश में बोलते हैं इसको क्या चीज? रेवेन्यू। ओके, कुल आय। देखिए क्योंकि कुल आय ऊपर लिखा है, मैंने आगम लिख दिया, आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि नाम 3 है, पर्यायवाची है। कुल आगम क्या है? किसी फर्म द्वारा, किसी भी फर्म के द्वारा बिक्री की सभी इकाइयों को बेचकर जो आय की प्राप्ति होती है उसे कुल आगम कहते हैं। कुल आगम मतलब बिक्री की राशि जो सभी इकाइयों को बेचने से प्राप्त होता है, और इसकी गणना करने के लिए कुल बिक्री से क्या कहते हैं, जितनी भी इकाइयां बेची उसको प्रति इकाई से गुणा कर देते, तब जाके आ जाता है कुल आगम। जैसे एक विक्रेता वस्तु की एक इकाई को 10 रुपये में बेचता है, तो 500 इकाई को बेचे, तो 500 इकाई को बेच रहा है, एक इकाई की कीमत है 10, इसका मतलब उसका कुल आगम कितना हो गया? 5000 रुपये। ये हो गया आगम। जितनी भी इकाइयां हैं उसको बेचकर प्राप्त होने वाली राशि को ही कुल आगम कहते हैं। सीमांत आगम, वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई की बिक्री से जो अतिरिक्त आगम की प्राप्ति होती है। जैसे पहले 5 इकाइयां बेचा और 5 इकाइयों को बेच के उसको मिल गया 500 रुपये। अब उसने 6 इकाई बेच दी और 6ठी इकाई से बेचने से उसको मिला है 590 रुपये। इसका मतलब होता है उसने एक इकाई बढ़ाने से उसको कितने रुपए की प्राप्ति हुई? 90 रुपए की। तो ये 90 रुपये ही उसका सीमांत आगम हुआ। और सीमांत आगम को कैलकुलेट करने के लिए इस फॉर्मूले का प्राप्त किया जाता है। और तीसरा है औसत आगम। औसत आगम, कुल आगम को बिक्री की इकाई से भाग देने पर जो आगम प्राप्त होता है उसे औसत आगम कहते हैं। और बिक्री से प्राप्त होने वाली प्रति इकाई मूल्य को, किसी वस्तु की प्रति इकाई मूल्य को ही औसत आगम कहते हैं। फॉर्मूला होता है TR/Q। TR मतलब टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाई Q। अब इसके बारे में एक छोटा सा एग्जाम्पल दे दीजिए। बिक्री क्या इकाइयां हो रही है, ये कुल आगम है। अब कुल आगम से औसत आगम निकालने के लिए क्या करते हैं? ये फार्मूला होता है TR डिवाइडेड बाई Q। तो 60 को 1 से भाग कर दिया, 60 आया। 100 को 2 से भाग कर दिया, 50 आया। 130 को 3 से भाग कर दिया, ये आ गया। फिर हो गया MR। MR इक्वल टू होता है TRN माइनस TRN माइनस 1। तो ये पहले यूनिट का तो समान है। 100 से 60 को माइनस कर दो, 130 में से 100 माइनस कर दो। इस प्रकार से MR भी आ गया। अब आपसे इसको डायग्राम बनाने के लिए कहा गया है। डायग्राम, कुल आगम पहले बढ़ रहा है, इस तरह से एक पॉइंट जा रहा है जहाँ पर ये स्थिर हो रहा है, मतलब ये यहाँ पर है। फिर जाके ये गिर रहा है नीचे यहाँ पर, ये हो कुल आगम। ठीक है, कुल आगम बनाने के बाद सीमांत आगम बना दो, जिस पॉइंट पर TR सबसे ज्यादा होता है, ये वाला पॉइंट।
उस पॉइंट पर जो हमारा MR होता है वो हमारा 0 होता है, उसके बाद ये नीचे की ओर गिरता चला जाता है। डायग्राम हमेशा इसी तरह से बनाइए, कभी गलत नहीं होगा। और हमारा जो औसत आगम है वो धीरे धीरे नीचे की ओर गिरता हुआ चला जा रहा है, मतलब ये इस पॉइंट से शुरू तो होगा लेकिन धीरे धीरे ये नीचे होते इस तरह से आता जाए, लेकिन ये कभी भी 0 पे नहीं जाएगा, ये औसत आगम हो गया। इन तीनों का डायग्राम बन जाता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यून मांग के क्या कारण है? न्यून मांग का उत्पादन, रोजगार और कीमतों पर क्या प्रभाव पड़ता है? न्यून मांग एक ऐसी स्थिति होती है जहां पर सामूहिक मांग पूर्ण रोजगार के लिए जितनी आवश्यक होती है उससे कम होती है। मतलब जितनी मांग होनी चाहिए, मतलब हमारे 100 मजदूर काम करने के लिए खड़े हैं लेकिन मांग केवल 80 मजदूरों की है, इसका मतलब 20 मजदूरों की मांग कम है, तो इसको न्यून मांग कहेंगे। मतलब जब पूर्ति की तुलना में हमारा मांग कम हो तो न्यून मांग कहते हैं। इसके कारण क्या है? इसके कई सारे कारण हैं, जैसे सरकार द्वारा करेंसी पूर्ति करने पर बैंकों द्वारा साख निर्माण के घटा देने के कारण हो सकता है, बैंक दर में वृद्धि के कारण हो सकता है, करों में वृद्धि के कारण हो सकता है, सार्वजनिक मांग में कम, कई सारे रीजन है, उन रीजनों को आपको लिख देना है कि न्यून मांग क्यों है, कारण हो गया। अब ये कहा गया इसके प्रभाव क्या है। न्यून मांग के अगर प्रभाव की बात करते हैं, इनके 3 प्रकार से प्रभाव बनता है। अच्छा, एक चीज और आप कहेंगे सर अपन न्यून मांग का डायग्राम नहीं, बिल्कुल न्यून मांग का डायग्राम बना सकते हैं। देखिए ये हो गया आपकी अर्थव्यवस्था, ये है आपका सामूहिक पूर्ति AS, यहां पर हो गया हमारा सामूहिक मांग, यहां पर होना चाहिए E वाला पॉइंट। अगर इस पॉइंट पे होता है तो E होता है पॉइंट E, और यहां पर होता है हमारा क्या चीज Y, यानी कि पूर्ण रोजगार। क्या होता है? पूर्ण रोजगार। यहां होना चाहिए था, लेकिन एक ऐसी स्थिति जहां सामूहिक मांग उससे कम होती है, ये वाला पॉइंट AD, तो इस पॉइंट पर हमारा सामूहिक संतुलन यहां ना होकर कहां हो जाता है? इस वाले पॉइंट में होता है, यहां पर E1। तो इसके बीच का जो डिफरेंस आ जाता है, ये वाला गैप आ जाता है, इस गैप को ही बोलते हैं हम क्या चीज? न्यून मांग। क्योंकि हमारा जो पूर्ण रोजगार की जगह इसको बोलते हैं अपूर्ण रोजगार। क्या बोलते हैं इसको? अपूर्ण रोजगार की स्थिति बोलते हैं। अब इसके कारण क्या होता है अपूर्ण रोजगार के कारण? कि उत्पादन कम हो जाती है। न्यून मांग के कारण वस्तु और सेवाओं का उत्पादन कम हो जाता है। जैसे उत्पादन कम हो जाता है तो रोजगार पर प्रभाव होता है। इसका मतलब लोगों, बेरोजगारी बढ़ जाती है, लोगों को रोजगार कम मिलने लगता है, बेरोजगारी की स्तर बढ़ने लगता है। और जब उत्पादन नहीं है, रोजगार नहीं है, तो धीरे धीरे मांग नहीं होगी, मांग में कमी से वस्तु की कीमतों में भी कमी होनी शुरू हो जाती है। इस प्रकार से न्यून मांग के उत्पादन, रोजगार और कीमत तीनों पर ही बराबर प्रभाव पड़ता है। और आज की इस रिवीजन क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, स्फीतिक और अविस्फीतिक अंतराल में सचित्र अंतर कीजिए। सचित्र अंतर मतलब अंतर जब लिखेंगे लास्ट में इसका चित्र भी बनाना जरूरी हो जाएगा। तो स्फीतिक अंतराल और दूसरी तरफ हो गया अविस्फीतिक अंतराल। स्फीतिक जब किसी अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार संतुलन की स्थिति बनाए रखने के लिए जितनी आवश्यक मांग होती है उससे ज्यादा होती है तो उसको स्फीतिक अंतराल की स्थिति बोलते हैं। जबकि अविस्फीतिक अंतराल, जो मैंने अभी बताया, न्यून मांग की जितनी आवश्यक होती है पूर्ण, तो उससे अगर मांग कम होती है तो उसको अविस्फीतिक अंतराल की स्थिति कहते हैं। इस स्थिति में सामूहिक मांग सामूहिक पूर्ति से ज्यादा होती है और यहां पर सामूहिक मांग सामूहिक पूर्ति से कम होती है। उत्पादन का स्तर पूर्ण रोजगार पर स्थिर रहता है, जबकि उत्पादन का स्तर अपूर्ण रोजगार की स्थिति में कम होने लगता है। स्फीतिक अंतराल में बेरोजगारी उत्पन्न नहीं होती है, जबकि अविस्फीतिक स्थिति में बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न होने लगती है। स्फीतिक अंतराल की स्थिति में मजदूरी कीमत जाल उत्पन्न होता है, क्योंकि मजदूरी दर बढ़ती चली जाती है। इसके कारण स्तरीय संतुलन जाल उत्पन्न होता है, मतलब मंदी की स्थिति आने लगती है। और ये डायग्राम इसका होता है, यहाँ पर जितनी देखिए ये वाला पॉइंट AD आवश्यक है, AD उससे ज़्यादा है। ये जो बीच की स्थिति है ये है आपका स्फीतिक अंतराल, जबकि अविस्फीतिक अंतराल में यहाँ पर होना चाहिए था, उससे कम हो रहा है, तो इसके बीच का अंतर बोलता है अविस्फीतिक अंतराल। यहाँ पर मांग कम है, वहाँ पर मांग ज़्यादा है। ठीक है, ये हो गया टॉप 10 क्वेश्चंस आज की इस क्लास का। इसी तरह कुछ क्वेश्चन की रिवीजन मैं और करवाऊंगा ताकि आपको दिमाग में बैठ जाए और आप एग्जाम में जाके बोले थैंक यू द इकोनॉमिक्स गुरु कि आपके कारण एग्जाम अच्छा गया, क्योंकि एग्जाम में वही आया जो बताया गया है। ठीक है, तो बस फॉलो कर लीजिएगा सोशल मीडिया के थ्रू, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक की में भी। और PDF चाहिए तो PDF के लिए तो वेबसाइट है फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल जाइए, आपको जो चाहिए वहाँ पर मिल जाएगा। थैंक यू एंड बाय।